हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 7 मार्च का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोई भी डाउट होगा इससे इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूँ। क्लियर? तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of 2014, ठीक है। यानी कि जो पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है 2014 में ये जो है एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, या ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है बायोस्फीयर रिजर्व्स, ऑप्शन बी है बोटैनिकल गार्डन्स, ऑप्शन सी है नेशनल पार्क्स, ऑप्शन डी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो कौन सा आंसर सही है ये आप लोगों ने बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हो, ये 2016 में आ चुका है, ठीक है, 2016 के प्रीलिम्स में आ चुका है ये। तो दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, तो इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको फर्स्ट प्रपोज किया गया 1972 में बाय द ग्लोबल थिंक टैंक जो है क्लब ऑफ रोम के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो इनका टारगेट है 2030 तक का इसको अचीव करना गोल्स को। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 एंड नॉट 2। तो सही ऑप्शन क्या है, सही स्टेटमेंट कौन सी है ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो कल के लेक्चर में आपको ये आंसर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल तो है ही, साथ यहाँ पे एक डे है जिसका नाम है जन औषधि दिवस, ठीक है। जन औषधि दिवस जो है हमारी कंट्री में 7 मार्च को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है बाय दी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि हम अवेयरनेस फैला सके लोगों में कि जेनरिक मेडिसिन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि जो जेनरिक मेडिसिन रहती हैं सस्ती भी रहती हैं, ठीक है। जब पेटेंट खत्म हो जाता है किसी भी मेडिसिन का, फिर हमारी कंट्री में उसी उसी फॉर्मूला को लेके जेनरिक मेडिसिन को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन जो है वर्ल्ड में हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा डेवलप की जाती है, ठीक है। तो जेनरिक मेडिसिन और जन औषधि परियोजना की क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जाती है जन औषधि दिवस के तहत। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, जन औषधि जन उपयोगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिफेंस एक्सपो 2022 की बात हो रही है। अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी ये डिफेंस एक्सपो होने वाला था, इसलिए अभी ये कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है, कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है। 12th एडिशन जो होना था इसका, ठीक है, मार्च 2022 में, कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में होने वाला था। 11th एडिशन याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में हुआ 2020 में। 2021 में भी कैंसिल हुआ कोविड की वजह से, ठीक है। 11th एडिशन देखने को मिला था उत्तर प्रदेश लखनऊ में 2020 में। डिफेंस एक्सपो क्या है? ये एक फ्लैगशिप बाइनलियर इवेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शोज देखने को मिलते हैं लैंड, naval, air, as well as homeland security system, spread over 1 lakh square meter. This year defense expo जो है लार्जेस्ट, दिस ईयर जो है, इस ईयर अगर ये होता तो ये काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट होता, ठीक है, 1996 से। कंट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया स्पेशली USD 5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 2024 तक करने का टारगेट है, स्पेशली अंडर आत्मनिर्भर भारत के अंडर, ठीक है। और इसी के साथ हेल्प मिलेगी बूस्ट अप करने में, स्पेशली इन्वेस्टमेंट रहेगा, फॉरेन कंट्रीज जो है हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ जो हैं वो भी आने वाले टाइम में एक्सपैंड होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है कवच के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है इंडियन रेलवे से। तो रिसेंटली ही इंडियन रेलवे के द्वारा कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को टेस्ट किया गया है, मेकिंग 2 ट्रेन्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर एट फुल स्पीड, ठीक है। कई बार क्या रहता है, एक ट्रेन जो आ रही है इस साइड से आ रही है, ठीक है, एक ट्रेन आ रही है इस साइड से फुल स्पीड से आ रही है, तो कई बार एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रेन की टक्कर होती दिखती है, ठीक है। तो ये इन एक्सीडेंट्स को
कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम अभी ये लॉन्च किया जाएगा, ताकि ये जो इंसिडेंट एक्सीडेंट्स जो रहते हैं इनको कम किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग पहले ही दे दी जाएगी कि अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो, ठीक है। तो ट्रेन जो है क्या रहेगा, पर्टिकुलर जो ट्रैक रहेगा वहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है, अगर कोई ऐसी अनकंडीशनल जो सिचुएशन बनेगी, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्लियर। तो ये ऐसा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, क्लियर। कवच सिस्टम जो है ये अनाउंस किया गया था ऑलरेडी, यूनियन बजट जो हमारा आया 1 फरवरी को 2022 में, और ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का। अराउंड 2000 किलोमीटर जो है रेल नेटवर्क यहाँ पे उसके अंडर प्लान किया गया है कि इंडिजीनियस सिस्टम जो है, ठीक है, स्पेशली अनेबल सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाएगी। कैपेसिटी एगुमेंटेशन 2022 से 2023 तक का जो सेशन है, ये सेशन, ठीक है। इंडियाज ऑन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है ये, यानी कि अपनी ही कंट्री में ये डेवलप किया गया है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। 2012 से इसको डेवलप करना स्टार्ट किया गया और इसका नाम रखा गया ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है। और ये कवच बोला गया इसको, कवच यानी कि सुरक्षा जो होती है, सुरक्षा कवच जो होता है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेट किया जाएगा और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस रहेंगे जो इंस्टॉल किए जाएंगे लोकोमोटिव्स में, ठीक है। और ये सिग्नल सिस्टम है और ये ट्रैक करेगा जो नेक्स्ट जो ट्रेन रहेगी उसको, ठीक है। और ये कनेक्ट किया जाएगा ईच अदर यूजिंग अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके, ताकि कंट्रोल किए जा सके ब्रेक्स जो रहती है ट्रेन्स की। ऑल्सो ड्राइवर्स जो रहते हैं ट्रेन के, ठीक है, जिनको हम लोको पायलट्स बोलते हैं, उनको भी अलर्ट किया जा सके अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। TCAS और कवच इंक्लूड्स रहेंगे इसमें, ठीक है, जो ऑलरेडी एलिमेंट्स एग्जिस्टेड है, जैसे टेस्टेड सिस्टम लाइक यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम है, वैसे ही यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। एंड इंडिजीनियसली एंटी कोलिजन डिवाइस, क्लियर। और ये हाई टेक्नोलॉजी यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है लेवल 2 जो रहेगा फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग जो सिस्टम है ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है, कोलिजन जो रहेंगे। और उसी के अलावा इसको एक्टिवेट होगा ये स्पेशली इमरजेंसी की सिचुएशन में, ठीक है, जब ट्रेन जो है क्रॉसिंग पड़ जाती है, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, उस सब चीज़ों को रिड्यूस किया जाएगा। और ये हेल्प करेगा कि मोर ट्रेन विदाउट अफेक्टिंग सेफ्टी, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन जो है वो चल सके और सेफ्टी के साथ, क्लियर। और यहाँ पे हाई स्पीड रूट्स देखने को मिलते हैं, इंस्टॉल किया जाएगा अराकोम, जोलरपेट एंड बीच तंबम जो चेंगाप्लेट रूट है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट रहेगी 200 करोड़ की, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, दूसरी साइड से आ रही है, तो रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू भी यहाँ पे जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अलर्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे जो ड्राइवर्स रहते हैं अगर कोई भी अनकंडीशनल सिचुएशन बन रही है तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर उससे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस हम लोग देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस में पहले आएगा सेफ्टी, सेफ्टी यानी कि कवच सिस्टम, ये आने वाले टाइम में प्रिवेंट करेगा जो एक्सीडेंट्स रहते हैं स्पेशली रेल ट्रैक्स के ऊपर, लाइक जैसे कोलोजन हो जाना, कोलोजन यानी कि टक्कर हो जाना ट्रेन्स की, ठीक है। उसके अलावा सिस्टम जो है ये एक्टिवेट होगा अगर जितनी भी ट्रेन्स हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा ट्रेन्स के लिए, ठीक है। करंटली जो लोको पायलट्स हैं, असिस्टेंट है लोको पायलट जो और असिस्टेंट जो रहते हैं लोको पायलट के, ठीक है, ठीक है। तो साइन एंड सिग्नल्स इनको मिलेगा अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो, ठीक है। कोस्ट की अगर बात करें तो 50 लाख पर किलोमीटर यहाँ पे कोस्ट रहेगी अगर ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना है तो। कम्युनिकेशन की बात करें तो ये इंक्लूड रहेगा इसमें स्टेशनरी इक्विपमेंट्स और सिग्नलिंग इनपुट्स होंगे यहाँ पे, और टू दी सेंट्रल सिस्टम जो अनेबल रहेगा कम्युनिकेशन के लिए और ट्रेन क्रू एंड स्टेशंस के लिए, ठीक है। इनिशिएटिव जो है अदर रेलवेज के द्वारा जो लिए गए हैं, जैसे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे जो बात की जा रही है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात की जा रही है। तो ये डे जो है 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं और ये सेलिब्रेट करना हम लोगों ने 2013 में स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये डे जो है क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि इस दिन 1973 में
सिटीज़ यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो इसको साइन किया गया। थीम जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की वो है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ताकि हम कंजर्व कर सकें स्पेशली हमारे जो वाइल्ड लाइफ्स हैं। वाइल्ड लाइफ्स में क्या आ जाती है, स्पीसीज आ जाती हैं, ठीक है, स्पेशली प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो उसको प्रोटेक्ट करना हम लोगों ने, स्पेशली जो मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना यानी कि इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, फ्लोरा यानी कि जो प्लांट्स की स्पीसीज आ जाती हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इस डे का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स जो है स्पेशली 1, 12, 14 और 15, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 12, 14 और 15, ठीक है। तो मेन फोकस इस पे किया जाएगा, यानी कि नो पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है, और उसके अलावा जो रहेगा कंजप्शन रहेगा एंड प्रोडक्शन की बात की जा रही है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। उसके अलावा लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, तो मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे दिया जाएगा। तो 17 आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखने को मिलते हैं, जिसपे 1, 12, 14 एंड 15 पे फोकस किया जाएगा, ठीक है, इस डे के चलते, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, स्पेशली जो बायोडाइवर्सिटी आज के टाइम में लॉस हो रही है, मिलियन स्पीसीज जो हैं आज के टाइम में डिसअपियर हो चुकी हैं, आने वाले समय में भी डिसअपियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। स्पेशली क्लाइमेट चेंज का काफ़ी ज़्यादा मुद्दा देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से सी लेवल हाई राइज हो रहा है, उसके कारण फ्लड्स आ रहे हैं, जो जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, स्पीसीज हैं, ठीक है, एनिमल स्पीसीज हैं, उनकी जानें जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज का ही ये मुद्दा है, ठीक है। स्टेटस अगर देखिए स्पीसीज का, स्पेशली फोना एंड फ्लोरा का, नियरली या मोर देन 8,000 स्पीसीज हैं वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की, जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। उसके अलावा क्लोज टू 30,000 मोर जो हैं वो एक्सटिंक्ट एंड वनरेबल कैटेगरी में है। उसके अलावा देखिए एस्टिमेट लगाया गया है कि अराउंड मिलियन स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में है। इंडिया में अगर देखें तो 7 to 8% रिकॉर्ड की गई हैं स्पीसीज, इंक्लूडिंग 45,000 जो स्पीसीज हैं। उसके अलावा प्लांट्स की 91,000 स्पीसीज, एनिमल्स की जो कम हो रही हैं, ठीक है। इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस यहाँ पे 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, एक तो है वेस्टर्न घाट्स, दूसरा है ईस्टर्न घाट्स और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री का जो कोस्टल एरिया वाला मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो आ जाता है, ये आ जाता है वेस्टर्न घाट्स में और ये आ जाता है ईस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु वाला एरिया भी कुछ पार्ट जो है आपको वेस्टर्न घाट्स में दिखेगा। और ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो 4 जो स्टेट्स हैं ये ईस्टर्न घाट्स में आती हैं और 6 स्टेट्स जो हैं ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो करंटली अगर देखें तो 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एंड 49 रामसर साइट्स हैं हमारी कंट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है। तो हाल ही में रिसेंटली रामसर साइट जो है इंक्लूड की गई, वो कौन सी की गई और कौन से एरिया की है, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है, इंडिया जो है ऑल्सो यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क्स देखने को मिलते हैं, सेंचुरीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, जैसे रैंथम्बोर नेशनल पार्क है राजस्थान में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, बैनरगथा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटका में है, पेरियार नेशनल पार्क केरला, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। तो ये हमारी कंट्री के कुछ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क्स हैं एंड सेंचुरीज हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, जिसके कारण अनसस्टेनेबल और हार्म हो रहा है वाइल्ड पॉपुलेशन का, स्पेशली जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स, ठीक है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो एक्सटेंट कैटेगरी में चली गई हैं इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण, ठीक है। सेवरल पब्लिक जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज है ये भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जूनोटिक डिजीजेज रहते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा है। जूनोटिक डिजीजेज क्या रहती हैं कि जानवर से
एक ह्यूमन बीइंग में बीमारी चले जाना, ट्रांसफर हो जाना, जैसे जीका वायरस है, ठीक है। ठीक है, फ्रूट बैट से जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जीका वायरस, ठीक है। सॉरी, जीका वायरस नहीं, निफा वायरस की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो निफा वायरस जो है फ्रूट बैट जो रहता है, ठीक है, उससे जो है बीमारी देखने को मिलती है, जिसको हम जूनोटिक डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं। इंडिया का जो डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे गए हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, लाया गया 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट को ऐड किया गया एंट्री 17A में कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक शेड्यूल है सेवंथ शेड्यूल में 3 लिस्टें पाई जाती हैं। एक तो यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो है ये जो रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट का इसको सब्जेक्ट रखा गया, ठीक है। यानी कि यूनियन में अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे डिफेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सेंट्रल लॉ बनाएगी। स्टेट की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे स्टेट की एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आ जाता है, पुलिस सब्जेक्ट आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पे स्टेट मिलके जो है यहाँ पे लॉ बनाएगी। अगर कॉन्करेंट की बात करें तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट में फॉरेस्ट का जो पार्ट ये भी आ जाता है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, इसको भी ऐड किया गया एंट्री 17B में। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A क्या है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 51A क्या है, हमारी ड्यूटीज़ हैं कि इसमें जी में, ठीक है, जी पार्ट में इसको रखा गया कि फंडामेंटल ड्यूटी है एवरी सिटीजन की कि वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे जो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। स्पेशली इसमें इंक्लूड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है। तो ड्यूटीज़ की बात करें तो ड्यूटीज़ को ऐड ऑन किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थी, आज के टाइम में आपको 11 ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। आर्टिकल 48A, ठीक है, अमेंडमेंट करके इसको भी ऐड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP में, कि यहाँ पे स्टेट के राइट्स बताए गए हैं, स्टेट की ड्यूटी बताई गई है, ठीक है, कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना है जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, और सेफगार्ड लेके आना है स्पेशली फॉरेस्ट के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। तो ये लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, याद रखिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि इंडिया के द्वारा कोलैबोरेशन से बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए, स्पेशली ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, कंजर्वेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज का, जो वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के बारे में बात किया जाए, जिसको हम सिटीज बोलते हैं, तो इंडिया के द्वारा इसको भी साइन किया गया। कन्वेंशन जो है कन्वर्जेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, वाइल्ड एनिमल्स को लेके, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन फॉर्म ऑन फॉरेस्ट, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN बोलते हैं, ग्लोबल टाइगर फॉर्म, ठीक है। तो जितने भी हैं ये आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही हैं, अलग अलग कमीशंस देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे इंडिया के द्वारा ऑलरेडी इसको साइन किया गया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखिएगा, टोटल 17 है। तो इन गोल्स को अचीव करने का टारगेट 2030 तक का रखा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।